So welcome again. Now we are moving on our next heading. The next heading is जन आंदोलकों से सबक, यानी कि आप देखें कि किस तरह से हम लोगों ने यहाँ एक के बाद एक आंदोलनों के बारे में पढ़ा। कुछ आंदोलन दूसरे आंदोलनों के लिए एक इंस्पिरेशन के रूप में हुए और ज़्यादातर आंदोलन सक्सेस हुए। अब इन आंदोलनों से क्या सबक मिलता है, ज़रा हम देखते हैं इस टॉपिक में। जन आंदोलनों का इतिहास हमें लोकतांत्रिक राजनीति को बेहतर ढंग से समझने में मदद देता है। किसी भी आंदोलन के बाद जो है वो लोकतांत्रिक राजनीति को बड़े अच्छे से ढंग से समझने में हेल्प करता है। हमने देखा कि इस तरह से गैर दलीय आंदोलन अनियमित ढंग से खड़े नहीं हो जाते। कोई भी जो गैर दलीय, बिना पॉलिटिक्स के या बिना राजनीति के या बिना पार्टी के अगर कोई आंदोलन खड़ा हुआ है तो कोई भी आंदोलन जो है वो कोई बिना प्लानिंग के जो है वो खड़े नहीं हो जाते। उन्हें समस्या के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। इन आंदोलनों का उद्देश्य दलीय राजनीति की खामियों को दूर करना था। मतलब वो ये मानते हैं कि इन आंदोलनों का मेन ऑब्जेक्टिव जो था भी राजनीति की खामियों को दूर करना, यानी कि राजनीति में या दलीय राजनीति में, यानी कि जो इस दलीय राजनीति को दूर करना था। इस रूप में इन आंदोलनों को देश की लोकतांत्रिक राजनीति के अहम हिस्से के तौर पर देखा जाना चाहिए था। कोई भी आंदोलन है उसे लोकतंत्र राजनीति में इस तरह से देखा जाए कि ये भी एक राजनीति का एक अंग है, राजनीति का एक हिस्सा है और उसका सोल्यूशन करना चाहिए। सामाजिक आंदोलन ने समाज के उन नए वर्गों की सामाजिक आर्थिक समस्याओं की अभिव्यक्ति दी जो अपनी दिक्कतों को चुनावी राजनीति के जरिए हल नहीं कर पा रहे थे। यानी कि अगर हम यहाँ इस बात को समझें तो ये कहना चाहता है कि आंदोलनों ने समाज के उन वर्गों की सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को अभिव्यक्ति दी। यानी कि कोई भी जो आंदोलन है वो समाज के आर्थिक समस्याओं को और उनके द्वारा जो फेस की जाए प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम को चुनावी राजनीति के जरिए हल नहीं कर पा रहे थे। यानी कि अपने चुनावों के जरिए या इलेक्शंस के जरिए जो वो इसको समस्या को पूरी तरह से हल नहीं कर पा रहे थे। वे सामाजिक समूहों के लिए ये आंदोलन अपनी बात रखने का बेहतर माध्यम बनाकर उभरे। यानी कि उन्हें लगता था कि सिर्फ़ और सिर्फ आंदोलनों के जरिए ही सरकार को इस बात को समझाया जा सकता है कि वो किस तरह की प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं। समाज के गहरे तनावों और जनता के क्षोभ को एक सार्थक दिशा देकर इन आंदोलनों ने एक तरह की लोकतंत्र की रक्षा की है। हम इस बात को अगर पॉजिटिव वे में ले तो इस तरह से इन्होंने एक लोकतंत्र की भी रक्षा की, क्योंकि आंदोलन भी लोकतंत्र का एक हिस्सा है। जनता के क्षोभ को एक सार्थक दिशा दी इन्होंने। सक्रिय भागीदारी के रूप में प्रयोग ने भारतीय लोकतंत्र के जनाधार को बढ़ाया। मतलब कि यहाँ पर डायरेक्ट लोगों का पार्टिसिपेशन जो आंदोलनों के रूप में दिखा, उन आंदोलनों से भारतीय लोकतंत्र में लोगों का जो लोकतंत्र के प्रति जो आप देखेंगे, लोकतंत्र के प्रति जो उनका प्यार है या लोकतंत्र के प्रति उनका लगाव है वो और ज़्यादा बढ़ गया है। इन आंदोलनों के लोचक अक्सर यह दलील देते हैं कि हड़ताल, धरना और रैली जैसी सामूहिक कार्रवाइयों से सरकार के कामकाज पर बुरा असर पड़ता है। मतलब ये जो आलोचक मानते हैं, क्रिटिक्स कहते हैं, उनके अनुसार इस तरह की गतिविधियों से सरकार के निर्णय प्रतिक्रिया बाधित होते हैं तथा रोज़मर्रा की लोकतांत्रिक व्यवस्था भंग होती है। इस तरह की दलीलें एक और गहरे सवाल को भी जन्म देती है और वह यह है कि जन आंदोलन ऐसी मुखर सामूहिक गतिविधियों का सहारा क्यों लेते हैं। वो ये मानते हैं कि क्या ज़रूरत है ऐसे जन आंदोलन जो होते हैं उनको इतनी बड़ी गतिविधियों का या इतने ऐसी जो कलेक्टिव जो एक्टिविटी का वो सहारा क्यों लेते हैं। इस अध्याय में हमने देखा कि जन आंदोलन जनता की जायज़ मांगों के नुमाइंदा बनकर उभरे हैं और उन्होंने नागरिक के एक बड़े समूह को अपने साथ जोड़ने में कामयाबी हासिल की। मतलब ये आंदोलन के जरिए बहुत सारे लोग जो है वो उनके साथ जुड़ गए। हमें यहाँ इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि इन जन आंदोलनों द्वारा लाभमंद की जाने वाली जनता सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित तथा अधिकारीहीन वर्गों से संबंध रखती है। यानी कि अगर हम देखें तो इन आंदोलनों में भाग लेने वाली जो जनता थी वो सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित, यानी कि आर्थिक रूप से जो कम थे, और अधिकारीहीन वर्गों से संबंध रखती है, यानी कि उनके कोई अधिकार या अधिकारी नहीं थे उसमें। जन आंदोलनों द्वारा अपनाए गए तौर तरीक़ों से जाहिर होता है कि रोज़मर्रा की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में इन वंचित समूहों को अपनी बात कहने का पर्याप्त मौका नहीं मिलता। यानी कि सीधी सी एक बात है, इन लोगों ने आंदोलनों को ही सही माना और इन आंदोलनों से, मतलब इन आंदोलनों की सक्सेस या इन आंदोलनों को देखते हम ये समझ सकते हैं कि इन समूहों को अपनी बात कहने का मौका नहीं मिलता था
और ये इन्होंने इसी कारण इन्होंने ये आंदोलनों का रास्ता अपनाया। इसी कारण ये समूह चुनावी शासन भूमि से अलग जन कार्रवाई और लाभबंदी की रणनीति को अपनाते हैं। मेन वही बात है कि जो लोग अपनी बात नहीं कह पाते, जो लोगों को लगता है कि सरकार उनकी बात समझ नहीं रही है कि वो किस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, किस तरह से उन्हें दिक्कत आ रही है, तो वो ऐसे लोग जो है वो फिर चुनावी राजनीति का सहारा लेते हैं। पहले चुनावी राजनीति से अगर जब वो बात नहीं बनती तो फिर उसके बाद वो जन आंदोलनों का यानी कि लोगों का सहारा लेकर ऐसे मूवमेंट शुरू करते हैं, और उसके बाद कहीं जाके उनको लगता है कि यही एक आखिरी रास्ता है जिससे कि वो अपनी मांगे जो है वो सरकार से मनवा सकते हैं। ये कुछ आप देख सकते हैं कि यहाँ अम्बेडकर इंडिया दिखाया हुआ है, सर्वोदय जगत दिखाया हुआ है, कुछ पम्फलेट से आप लीफलेट से आप कुछ देख सकते हैं, तो ये भी उसी का हिस्सा है। और अगर हम आगे देखते हैं तो यह बात हाल की नई आर्थिक नीतियों के मामले में देखी जा सकती है। आप 9वें अध्याय में पढ़ेंगे कि कामोश सभी राजनीतिक दल इन नीतियों को लागू करने के पक्ष में है। इसका मतलब यह हुआ कि हाशिए पर मौजूद जिन सामाजिक समूहों पर आर्थिक नीतियों का दुष्प्रभाव पड़ रहा है उस पर ये राजनीतिक दल खास ध्यान नहीं देते। मतलब लोगों के सामाजिक और अगर आर्थिक हालात पर अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो कई बार राजनीतिक दल उनकी ओर ध्यान नहीं देते, और ना ही वो मुख्य धारा की मीडिया उन पर ध्यान देगी। ऐसे में नई आर्थिक नीतियों का विरोध करना हो तो जन कार्रवाई ही रास्ता बचता है। यानी कि अगर सरकार की नीतियों का विरोध करना है तो लास्ट एक ही रास्ता बचता है, और वो है जन कार्रवाई। जन आंदोलन यही काम करते हैं, वे राजनीतिक दलों के चालू मुहावरे से अपने अलग मुद्दे उठाते हैं। कोई भी जन आंदोलन है, जब उनकी बात नहीं सुनी जाती या सरकार उनकी तरफ ध्यान नहीं देती, जब मीडिया भी उनकी तरफ ध्यान नहीं देता, तो ऐसे में सिर्फ एक ही रास्ता बचता है और वो है जन आंदोलन। आंदोलन का मतलब सिर्फ धरना प्रदर्शन या सामूहिक कार्रवाई नहीं होता। इसके अंतर्गत किसी समस्या से पीड़ित लोगों का धीरे धीरे एकजुट होना और समान अपेक्षाओं के साथ एक सी मांग उठाना जरूरी है। यानी कि एक सी मांग उठाना और सब लोगों का एक सा इंटरेस्ट होना, सब लोगों का एकजुट होना, ये जरूरी है। इसके अतिरिक्त आंदोलन का एक काम लोगों को अपने अधिकारों को लेकर जागरूक बनाना भी है। मतलब अपने अधिकारों को लेकर लोग जागरूक इसी तरीके से हो जाते हैं ताकि लोग ये समझें कि लोकतंत्र की संस्थाओं से वे क्या उम्मीद कर सकते हैं। मतलब सीधी सी एक बात है, हम लोग यहाँ समझ सकते हैं कि किस तरह से लोग जो है वो अपनी उम्मीद लोकतंत्र से लगाते हैं। जब लोकतंत्र उनकी उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाता तो ऐसी स्थिति में वो जन आंदोलनों का सहारा लेते हैं। भारत के सामाजिक आंदोलन बहुत दिनों से जनता को जागरूक बनाने के इस काम में संलग्न है। ऐसे में इन आंदोलनों ने लोकतंत्र को बाधा नहीं पहुंचाई है बल्कि उसका विस्तार किया है। मतलब लोकतंत्र का मतलब ही है कि लोगों की बात को सुनना, समझना, उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसने लोकतंत्र और मजबूत हुआ है देश के अंदर। किंतु कुल मिलाकर सार्वजनिक नीतियों पर इन आंदोलनों का असर काफ़ी सीमित रहा है। इसका एक कारण यह है कि समकालीन सामाजिक आंदोलन किसी एक मुद्दे के इर्द गिर्द ही जनता को लाभमंद करते हैं। अगर आप देखें तो ज़्यादातर मुद्दों में सिर्फ जनता को एक ही मुद्दे या दो मुद्दे, कुछ ऐसे मुद्दों के ऊपर लाभमंद किया है, वो फ़ायदा हुआ है। इस तरह से वे समाज के किसी एक वर्ग का ही प्रतिनिधित्व कर पाते हैं। यानी कि समाज का एक वर्ग ही ज़्यादातर आंदोलनों के अंदर सक्रिय रहता है। इसी सीमा के चलते सरकार इन आंदोलनों की जायज़ मांगों को ठुकराने का साहस कर पाती है। कई बार उनकी जायज़ मांगें जो है सरकार के द्वारा ठुकरा दी जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग तरह के इशू या ऐसे नहीं मिलते। सामाजिक राजनीति वंचित वर्गों के व्यापक गठबंधन को लेकर ही चलती है। लोकतांत्रिक राजनीति वंचित वर्गों के व्यापक गठबंधन को लेकर चलती है। कहने का मतलब है भी जो राजनीति चलती है, लोकतांत्रिक राजनीति, वो जो वर्ग वंचित रह गए हैं या जिनको फ़ायदा नहीं मिला है उनको गठजोड़ करती है, उनका गठबंधन करती है और आगे चलती है। जबकि जन आंदोलन ने नेतृत्व में यह बात संभव नहीं हो पाती। राजनीतिक दलों को जनता के विभिन्न वर्गों के बीच सामंजस्य बिठाना पड़ता है। जो राजनीतिक दल होते हैं उनका एक ही काम है कि सभी दलों के बीच में या सभी वर्गों के बीच में सामंजस्य बिठाना। जबकि जन आंदोलन का नेतृत्व इस वर्गीय हित के प्रश्न को कायदे से नहीं संभाल पाता। जान पड़ता कि राजनीतिक दलों ने समाज के वंचित और अधिकारहीन लोगों के मुद्दों पर ध्यान देना छोड़ दिया है। जन आंदोलन का नेतृत्व भी ऐसे मुद्दों को सीमित करने से ही उठ पाता है। विगत वर्षों में राजनीतिक दलों और जन आंदोलनों का आपसी संबंध कमजोर हो गया है, नजर आता गया है। इससे राजनीति में एक सूनेपन का माहौल पनपा है। हाल ही के वर्षों में भारत की राजनीति में एक बड़ी समस्या के रूप में उभरा है। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से आप ने देखा कि कुल मिलाकर
जन आंदोलन जो है वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र का एक हिस्सा है, लोगों का अधिकार है। जब लोगों की सुनवाई नहीं होती है, जब राजनीतिक दलों द्वारा उनकी प्रॉब्लम्स को नहीं देखा जाता, उनके सामाजिक आर्थिक हितों को नहीं देखा जाता, तो ये लोग जो है वो सरकार का, राजनीतिक दलों का सहारा ना लेते हुए जनता का सहारा लेते हैं, जन आंदोलन करते हैं और अपनी मांगों को मनवाने का पूरा पूरा साहस करते हैं। और इसमें उनमें रैली, धरना प्रदर्शन, सत्याग्रह जैसे ये सारे कदम उठाए जाते हैं। तो इस तरह से देखा कि, और ये लोकतंत्र के अंदर भीतर इनको सही भी माना जाता है। लोगों का हक है, जब लोगों की पूरी तरह से पार्टियों द्वारा अनदेखी की जाती है तो ऐसे मूवमेंट जो होते हैं उस समय चलाए जाते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक। आई होप कि यू हैव अंडरस्टूड अबाउट दिस टॉपिक। सो नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि किस तरह से सूचना का अधिकार जो है वो एक जो जन आंदोलन के बाद सूचना का जो अधिकार दिया गया वो इसी का ही एक रूप है। सरकार ने एक मजबूत हथियार जो था वो लोगों के हाथ में दिया, सूचना का अधिकार। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।